हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। मैं हूं सविता। तो कैसे हो आप लोग, बताइएगा। दोस्तों, ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हम करेंगे पेपर फर्स्ट का एक टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक होगा आदर्शवाद, यानी कि आइडियलिज्म। जानेंगे कि आदर्शवाद क्या है, इसका अर्थ और साथ में इसकी परिभाषा और इसका शिक्षा में क्या योगदान है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आदर्शवाद क्या है या आइडियलिज्म क्या है। आदर्शवाद जो शब्द है ये अंग्रेजी के आइडिया से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम इंग्लिश में आइडियलिज्म इसे कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि प्लेटो के विचार सिद्धांत या थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी से इस सिद्धांत का विकास हुआ है या आइडियलिज्म का विकास हुआ है। आदर्शवाद की मान्यता है कि जो आध्यात्मिक जगत है, अध्यात्म को ही ये सर्वोपरि मानता है। जो आदर्शवादी लोग हैं या आदर्शवाद जो है ये अध्यात्म को सबसे अच्छा मानता है, या ये मानता है कि आदर्शवाद ही सबसे ऊपर है और यही हमें सुख देता है, यही सुखमय है। जबकि भौतिक जगत जो हमारे आसपास है, जो चीज़ हम देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें नाशवान है। इसलिए मानव का एकमात्र उद्देश्य वास्तविक सत्ता से परिचय करना है। हॉर्ने के शब्दों में कहा गया कि आदर्शवाद शिक्षा दर्शन व्यक्ति को वह स्वरूप प्रदान करता है जिससे वह अपने को मानसिक विश्व का पूर्णांश समझने लगे। तो ये हॉर्ने के शब्दों में कहा गया। आगे देखिएगा कि आदर्शवाद के प्रतिपादन कौन लोग हैं और इसके मानने वाले कौन कौन हैं। तो इसके मानने वाले में से सुकरात, प्लेटो, डेकार्टे, स्पिनोजा, बर्कले, कांट, फिस्टे, साथ में आगे देखिएगा अरविंद, दयानंद और विवेकानंद। ये सारे लोग क्या हैं, आदर्शवाद के समर्थक हैं, यानी कि आदर्शवाद को मानने वाले ये सभी लोग हैं। आगे है कि शिक्षा ही नहीं, समाज की प्रत्येक क्रिया का आधार कोई ना कोई दर्शन होता है या कोई ना कोई फिलॉसफी तो होती है। हर एक चीज़ का आधार जो है, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और क्या सोचते हैं, किस धर्म में आस्था रखते हैं या फिर किस कर्म में विश्वास रखते हैं, इन सभी चीज़ों का नियंत्रण किसी भी जीवन दर्शन से होता है। जीवन दर्शन में दो प्रकार की धाराएं प्रचलित हैं, जैसे कि एक आत्मा और उसके नियंता पर विश्वास करके चलता है, और दूसरा पदार्थ को ही सत्य मानकर चलता है। तो ये दो प्रकार की धाराएं हैं, और इसी आधार पर आदर्शवाद या आइडियलिज्म तथा प्रकृतिवाद या नेचुरल की विचारधारा का भी जन्म हुआ है। आदर्शवाद विश्व की प्राचीनतम विचारधारा है, सबसे पुरानी विचारधारा है, और इस विचारधारा का आधार क्या है, तो आध्यात्मिक जगत है। यहाँ तक कि प्लेटो ने भी इसे दर्शन से अध्यात्मवाद के आधार पर ही प्रभावित थे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे कुछ आदर्शवादी लोग जो हैं, इन्होंने आदर्शवाद की व्याख्या अपने अपने शब्दों में की है। तो क्या कहा है आदर्शवाद को लेकर के, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली जो व्याख्या की है वो ब्रू बेकर ने की है। इन्होंने कहा कि आदर्शवादियों का कहना है कि संसार को समझने के लिए मस्तिष्क ही सर्वोपरि है। उनके लिए इससे अधिक वास्तविक बात कोई भी नहीं है कि मस्तिष्क संसार को समझने में लगा रहे, और किसी बात को इससे अधिक वास्तविकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि किसी और बात को मस्तिष्क से अधिक वास्तविक समझना स्वयं मस्तिष्क की कल्पना होगी। तो ये इनकी व्याख्या थी। आगे देखेंगे हेंडरसन ने क्या कहा। इन्होंने कहा आदर्शवाद मानव के आध्यात्मिक पहलू पर जोर देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल्य मानव जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। और अधोभौतिक आदर्शवादियों का विश्वास है कि असीमित मस्तिष्क से सीमित मस्तिष्क प्राप्त होता है, और व्यक्ति एवं संसार दोनों ही बुद्धि की अभिव्यक्ति हैं, कि भौतिक विश्व की व्याख्या मस्तिष्क से ही की जा सकती है। तो इन्होंने ही कुछ उसी प्रकार से व्याख्या की है। अगले हैं रस्क महोदय। इन्होंने कहा कि आदर्शवाद व्यक्तिक एवं वस्तुगत दोनों ही है। यह भौतिक खोज की स्वतंत्रता को तो स्वीकार करता है, पर भौतिक जगत की वास्तविकता को अपूर्ण अभिव्यक्ति मानता है। इसको पूर्ण करने के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता होती है, और यह आदर्शवाद मनुष्य की प्रकृति की विशिष्टता पर बल देकर मानव जीवन को सम्मान देता है। यह विश्वास करता है कि मनुष्य में ऐसी तार्किक, नैतिक और सौंदर्यात्मक शक्तियां हैं जो अन्य किसी जीवधारी में नहीं है, और यह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। आदर्शवाद। आगे देखिएगा
आदर्शवादी विचारधारा के कुछ विद्वान और हैं जिन्होंने कुछ यहाँ पर अपने विचार दिए हैं, जैसे कि प्लेटो, कमेनियस, पेस्टोलॉजी या फिर फ्रॉबेल। तो पहले जो प्लेटो हैं, इन्होंने क्या कहा, प्लेटो ने अपनी शिक्षा संबंधी विचार सिद्धांत के रूप में दिए हैं और प्लेटो साध्य को साधन से ऊंचा मानते थे। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में सौंदर्य की उपासना की शक्ति का प्रादुर्भाव करना है और मनुष्य को शिक्षा इसलिए दी जाए कि वह कुप्रवृत्तियों का शिकार ना बन सके। जो समाज में कुप्रवृत्तियां चली आ रही हैं, उनका शिकार मनुष्य ना बन सके, इसलिए उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को सत्यम शिवम सुंदरम का उपासक बनना चाहिए और शिक्षक का कर्तव्य बालक के विविध अंगों का विकास करना एवं उनमें सामंजस्य लाना है। तो ये प्लेटो ने कहा। कमेनियस ने अपने विचार में क्या कहा? कमेनियस ने अपने शिक्षा संबंधी विचार में द ग्रेट डिक्टेटिक में दिया है कि उनके शिक्षा को क्रमबद्ध रूप से मानव के लिए आवश्यक बताया है। इन्होंने जीवन में सफलता के लिए मनुष्य को आवश्यक ज्ञान देना चाहिए और नैतिक तथा चरित्र विकास पर बल दिया इन्होंने, तथा ईश्वर भक्ति उत्पन्न करनी चाहिए इनके अनुसार। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने विचार में कहा है। आगे देखिएगा, पेस्टोलॉजी ने क्या कहा। पेस्टोलॉजी ने आदर्शवादी सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में व्यावहारिक रूप दिया है। उनका विश्वास था कि अभ्यास से मनुष्य की प्रकृतिदत्त शक्तियों का विकास किया जा सकता है, अतः शिक्षा क्षेत्र में सारा भ्रम इसी ओर नियोजित होना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सबके लिए अनुरूप विकास करना होना चाहिए। तो ये सारी जो परिभाषा आपने देखी है, ये आदर्शवाद के विषय में थी। आगे हैं फ्रॉबेल महोदय, इन्होंने क्या कहा। तो फ्रॉबेल ने भी आदर्शवादी विचारधाराओं के व्यवहारिक रूप दिया। उनकी धारणा है कि व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास क्रमबद्ध ना हो तो शिक्षा असंभव हो जाएगी। प्रकृति का उद्देश्य भौतिक विकास करना है, तो शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है। हर्बर्ट महोदय ने कहा कि इन्होंने कहा, शिक्षा को व्यवहारिक रूप देते हुए मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि दी इन्होंने, और थॉमस एवं लैंग के अनुसार कहा गया कि सीखने के मनोवैज्ञानिक क्रम के समान शिक्षण विधि की खोज करने के प्रयत्न में हर्बर्ट ने शिक्षण के इन प्रसिद्ध औपचारिक सोपानों का विकास किया है, जैसे कि तैयारी, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण और प्रयोग। अब आगे कुछ विचार बिंदु हैं। कुछ पॉइंट में डॉक्टर प्रेमनाथ ने आदर्शवाद के सार को प्रस्तुत किया है। तो देखेंगे, इन्होंने पहला क्या कहा कि वास्तविकता आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। मन और आत्मा पदार्थ और शरीर जैसे भौतिक तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य सर्वोच्च रचना है, वह प्रतिष्ठा और विशिष्टता से युक्त है। मन की स्वतंत्रता उच्चतम सद्गुण है। सत्यम शिवम एवं सुंदरम ही सर्वोत्तम आध्यात्मिक मूल्य है। संपूर्ण विश्व अपने विविध अंशों के साथ एक अवयवी है और आध्यात्मिक विकास मानव का चरम बिंदु है। ब्रह्म ज्ञान ही उच्चतम ज्ञान है। तो ये सारे पॉइंट इन्होंने दिया डॉक्टर प्रेमनाथ ने आदर्शवाद के यहाँ पर आदर्शवाद के फेवर में इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि आदर्शवाद का शिक्षा में क्या योगदान है। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? मनुष्य को मनुष्य बनाना। आदर्शवादी क्या चाहते हैं कि मनुष्य को मनुष्य बनाया जाए, ये सबसे प्रमुख कार्य है इनका, क्योंकि मानवोचित गुणों के अभाव में मनुष्य मनुष्य नहीं रह पाएगा और आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान इसके लिए आवश्यक है। फ्रॉबेल के अनुसार कहा गया कि सभी वस्तुओं में एक आंतरिक नियम है। यह नियम अनिवार्य रूप से उत्साह, आत्मा चेतना तथा बाह्य एकता पर आधारित है। यह एकता ही ईश्वर है और प्रत्येक प्राणी में जो कुछ दैवीय शक्ति है वह कुछ का अंश है। शिक्षा का लक्ष्य जीवन की प्राप्ति है और शिक्षा का प्रमुख कार्य मनुष्य को स्वयं एवं ईश्वर के साथ एकता को पहचानने में स्पष्टता प्रदान करता है। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपने देखी हैं। देखिए, आदर्शवादी जो लोग थे ये सिर्फ आध्यात्मिक जगत को ही मानते थे। तो आपको सबसे अच्छा एक जो पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है। अगर आप पूरी चीज़ें नहीं भी याद आती हैं तो आप अगर इतना याद रखते हैं कि आदर्शवाद जो थे ये अध्यात्म को मानता था, बस यही आपको अगर याद रहेगा तो आप अच्छे से सारी चीज़ों को एग्जाम में लिख पाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये क्लास कैसी लगी, जिसमें हमने बहुत ही डिटेल से सारी चीज़ों को देखा है, कई सारी परिभाषा यहाँ पर देखी हैं और इसका अर्थ। तो आपको अगर ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।